स्टोरी की शुरुआत होती है एक हुड पहने हुए आदमी से जो कासल के रूफ पर छुपा हुआ है। वो वेट कर रहा है कि जैसे ही सारी लाइट्स बंद हो जाएं, वो अंदर घुसकर अपना टारगेट मार सके। लेकिन जैसे ही वो जंप करने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक ब्लैक हेयर्ड यंग लड़का एक टावर के ऊपर खड़ा होता है, सीधा उसकी तरफ देखते हुए। हुडेड मैन के शरीर में एक ठंडी सी लहरें दौड़ जाती हैं। उसे लगता है कि ये लड़का भी कोई दूसरा हिटमैन होगा, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो लेजेंडरी साइलेंट असैसिन है, एक ऐसा आदमी जिसके पावर इंसान के समझ से बाहर है। हुडेड मैन समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं, उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। वो तुरंत एक अच्छी पोजीशन लेने के लिए दौड़ता है और एक साथ बहुत सारे शार्प मेटल स्पार्क्स असैसिन की तरफ फेंक देता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, असैसिन बहुत फास्ट होता है। वो हर एक अटैक को इजीली डॉज करता है और सीधा हुडेड मैन की तरफ दौड़ पड़ता है। वो आदमी अपना डैगर निकालता है और एक ही बार में सब खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हेयर्ड लड़का उसके अटैक को अपने डैगर से ब्लॉक करके डिफ्लेक्ट कर देता है। रूफटॉप पर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जल्दी ही वो लड़का अपने अपोनेंट को डिसआर्म कर देता है। फिर भी हुडेड मैन हार नहीं मानता। वो फिर से स्पाइक फेंकता है, लेकिन असैसिन उन सबको भी डॉज कर लेता है। ये एक ओपनिंग क्रिएट करता है जिसका फायदा उठाते हुए हुडेड मैन वार करने की कोशिश करता है, पर वो क्या जाने ब्लैक हेयर्ड लड़का पहले ही सब कुछ सोच चुका होता है। वो आसानी से उसके पीछे पहुंच जाता है। अब हुडेड मैन डेस्परेट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों के बीच पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, हर स्ट्राइक, हर ट्रिक, लेकिन उस लड़के के सामने सब बेकार जाता है। असैसिन हर एक स्लैश और अटैक को कामली ब्लॉक करता है, उसके हिडिंग शू ब्लेड तक को भी रोक देता है। अब हिटमैन के पास कोई ट्रिक नहीं बची। असैसिन उसके हाथ में छुरी घुसा देता है, फिर उसके पैर तोड़ देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। हिटमैन विश्वास नहीं कर पाता कि ये लड़का उससे इतनी आसानी से हरा गया, लेकिन वो अपनी हार मान लेता है। तभी एक तलवार आसमान से गिरती है, उसका दुख खत्म कर देती है। असैसिन अपनी कंपटीशन को खत्म करके सीधा अपने टारगेट के कमरे में घुस जाता है, जहां वो आदमी चैन से सो रहा होता है, अपने होने वाले मौत से अनजान। असैसिन एक बार में अपना रिसॉल्व मजबूत करता है और डैगर उठाकर सीधा वार करता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय पहले ये डेडली असैसिन कोई और नहीं बल्कि जापान के एक आम अकेला सा टीनेजर था, अकीरा। एक लड़का जो स्कूल जाता था और अकेला रहना पसंद करता था, अपने फोन पर मांगा पढ़ता रहता था। उसके क्लासमेट उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते थे। एक दिन अचानक उनकी रियलिटी में एक टीयर आ जाती है और अकीरा अपने सारे क्लासमेट्स के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। सबके सब शॉक में होते हैं। कोई कहता है ये सपना है, कोई कहता है कि प्रैंक है। तभी एक बूढ़ा सा मेज एक दरवाजा खोलकर आता है और कहता है, रॉयल मैजेस्टी तुम सबसे मिलना चाहती हैं। सब कंफ्यूज होते हैं, कोई समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं कि ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद किंग और प्रिंसेस रूम में आते हैं और सबको वेलकम करते हैं इस नए वर्ल्ड में। किंग बताता है कि उसका किंगडम डीमंस के हमले के खतरे में है और सिर्फ एक हीरो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड ही इस डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। मेज सबको एक एक करके आगे बुलाता है और कहता है कि अपने हाथ मैजिक क्रिस्टल पर रखो ताकि पता चले कौन हीरो है। पहला लड़का एक्साइटेड होकर क्रिस्टल पर हाथ रखता है और पता चलता है उसका क्लास एनिमल ट्रेनर है। थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, पर मेज कहता है कि फिर भी उसके स्टेट्स आम इंसान से काफी ज्यादा है। एक एक करके सबके क्लासेस रिवील होते हैं, कोई मेज, कोई नाइट, कोई हीलर। अकीरा नोटिस करता है कि सबके स्टार्टिंग स्टेट लगभग 180 के आसपास हैं, लेकिन जब उसके स्टेट्स रिवील होते हैं असैसिन के रूप में, तो वो 1800 निकलते हैं, दूसरे लोगों के 10 गुना। फिर एक और लड़का जिसका नाम एस से है क्रिस्टल के पास जाता है और रिवील होता है कि वो हीरो है जिसके स्टेट्स 1000 है। मेज उसे बधाई देता है और कहता है कि आम लोगों के स्टेट 500 तक सील होते हैं, पर हीरो के डबल होते हैं, मतलब 1000। लेकिन अकीरा के 1800 होने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ तो अलग है। सब लोग एस के लिए चीयर करते हैं क्योंकि वो क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। एक दोस्त अकीरा को पुश करता है कि वो भी अपने स्टेट सबको दिखाए, लेकिन अकीरा सोचता है हम एक अननोन वर्ल्ड में हैं, इनके रूल्स नहीं जानते, अभी अपने स्टेट बताना स्टूपिडिटी होगा। बाद में मैं सबको उनके क्लास के हिसाब से वेपन्स और आर्मर देने की बात करता है और उन्हें उनके रूम्स में भेज देता है। अकीरा वापस जाते हुए नोटिस करता है कि वहाँ हिडन कैमरास लगे हुए हैं, मतलब ये लोग उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। ये काफी सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो अपना कंसील प्रेजेंस स्किल यूज करके नजरों से बच निकलता है। अपने रूम में पहुंचकर वो बालकनी पर जाता है और सोचता है कि सच में वो एक नई दुनिया में आ गया है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी भर जाती है। थोड़ा सोचकर वो कुछ जंप्स लगाता है और बिना मेहनत के कासल के टॉप तक पहुंच जाता है। तभी उसे एक खुला हुआ विंडो दिखाई देता है, जिससे घुसकर वो किंग के वर्क चैम्बर में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि किंग और प्रिंसेस बात कर रहे हैं। प्रिंसेस कहती है कि दूसरी दुनिया से आए बच्चे अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हैं। किंग कहता है ठीक है, उन पर नजर रखो।
अकीरा अपना कॉन्सील स्किल यूज करके चुपचाप उनके पास खड़ा होता है, सोचता हुआ मैं चाहूँ तो अभी इस किंग को मार सकता हूँ, लेकिन वो चुप रहता है। अगली सुबह अकीरा अपने क्लासमेट्स के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है और वो सब लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं मजे से बात कर रहे होते हैं। तभी सोर्टो, जो क्लास का पॉपुलर गुड गाय है, खड़ा होता है और एक क्रिंज भरी स्पीच देता है। हम सब अपनी पुरानी दुनिया से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, हमें इस नए वर्ल्ड के लोगों की मदद करनी चाहिए और डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ना चाहिए, जैसे किंग ने कहा है। और ऑब्वियसली क्लास के सारे लोग उसकी बात से एग्री करते हुए चिल्लाने लगते हैं, बिना सोचे समझे उसके स्टूपिड प्लान के पीछे चल पड़ते हैं। अकीरा अपने कान में एक्सप्रेशन के साथ बस सोचता रहता है, क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए जो मैंने कल रात सुना था। ये सब तो समझ रहे हैं कि किंग और प्रिंसेस उनके दोस्त हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुलाया जाता है। वहाँ एक बंदा आता है, लॉर्ड कमांडर सरीन, रॉयल आर्मी का हेड। वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और कहता है, तुम सब नए हो और मेरी ट्रेनिंग के बाद 1 महीने में तुम्हें डंजन में भेजा जाएगा ताकि तुम अपनी असली एबिलिटीज टेस्ट कर सको। सोर्ड तो फिर से हीरो बनने लगता है, सबको मोटिवेट करता है, लेट्स डू आवर बेस्ट। अकीरा फिर से अपनी कॉन्सील प्रेजेंस एबिलिटी यूज करके दूर से सबको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे कोई अपने लेवल के नीचे का सर्कस देख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो अलग से निकलकर और इन्फॉर्मेशन लेने जाता है, उसके पीछे एक बंदा आ जाता है, कमांडेंट सरीन खुद। सरीन अपनी आर्मी एक लेफ्टिनेंट गिल को दे देता है। अकीरा थोड़ा अलर्ट हो जाता है, सोचता है क्या मेरी कॉन्सील एबिलिटी खत्म हो गई है या फिर इसका कोई टाइम लिमिट है। लेकिन सरीन मुस्कुराता है और कहता है, रिलैक्स, तुम्हारी एबिलिटी ठीक से काम कर रही है। मैं बस तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक अलग गिफ्ट है, मिस्टिकल आईसाइट। मैं हर चीज का टेम्परेचर देख सकता हूँ। बेसिकली मैं एक चलती फिरती थर्मल कैमरा हूँ। अकीरा तुरंत अपना हाथ ब्लेड पर रखता है और पूछता है, तो क्या हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सरीन हाथ उठाकर कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें किंग या प्रिंसेस के सामने एक्सपोज नहीं करने वाला, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। अकीरा फिर भी सस्पिशियस रहता है, पूछता है तुम किस साइड पे हो। सरीन कहता है वो बात इतनी सिंपल नहीं है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अकीरा को लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, तो थोड़ा अपना गार्ड डाउन करता है, फिर कहता है मुझे लाइब्रेरी जाना है ताकि मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीख सकूं। सरीन पूछता है तुम्हारी कंसोल एबिलिटी का लेवल क्या है। अकीरा कहता है ऑलरेडी मैक्स्ड आउट, लेकिन बाकी सारी स्किल्स लेवल 1 है और मुझे समझ नहीं आते इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। सरीन मुस्कुराता है, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लाइब्रेरी से तुम्हें कुछ खास नहीं मिलेगा। अकीरा थोड़ा सोचता है, ट्रस्ट करना रिस्की है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने का थॉट उसे एक्साइट करता है। वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करता है और पूछता है, मेरे घर वापस जाने का कोई तरीका पता है तुम्हें। सरीन कहता है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी वापस जाना हो तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। अकीरा कहता है मुझे फ्री हेल्प लेना पसंद नहीं। सरीन मुस्कुराता है, तो बदले में मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताना, हम दोनों एक दूसरे से सीख लेंगे। ये बात अकीरा को पसंद आती है, दोनों हाथ मिलाते हैं और ये पहली बार होता है जब अकीरा किसी पर ट्रस्ट करता है इस नए वर्ल्ड में। अकीरा अलग अलग रेस के बारे में सीखता है, 20 पीपल्स, एल्व्स और उनके अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में। वो अपना फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, क्लेम करता है कि ट्रेनिंग ही स्किल लेवल अप करने का इकलौता तरीका है। उसके क्लासमेट गिल के अंडर अलग ट्रेनिंग करते रहते हैं। एक शाम अकीरा सरीन से मिलने आता है और एक बुक दिखाता है, कहकर ये तुमने लिखी है ना। सरीन हंसी के साथ कहता है हाँ, ये कुक बुक के डिस्गाइज में लिखा गया प्लान टू ओवरथ्रो द किंग है। वो बताता है कि किंग एक ब्रोकन मैन बन चुका है जो दुनिया के सिस्टम को तोड़कर कुछ क्रेजी करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरीन रॉयल नाइट्स का कमांडर है, उसका होली ड्यूटी है कि किंग की प्रोटेक्शन करना। अकीरा समझ जाता है और कहता है, मैं चाहता था उस रात किंग को मार सकता था जब हम यहाँ आए थे, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। सरीन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, और तुमने ऐसा ही किया। एसेसिन होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मर्डर करना ही पड़े। 1 महीना बीत जाता है, हीरो और स्टूडेंट्स अब डंजन के लिए रेडी होते हैं। पूरा शहर उन्हें देखकर तालियां बजा रहा होता है, चीयर्स कर रहा होता है। लेकिन अकीरा का ध्यान एक जगह अटकता है। दूर एक हुड पहनी लड़की खड़ी होती है जो उन्हें गुस्से से घूर रही होती है। अकीरा तुरंत अपना स्किल एक्टिवेट करता है और उसके पीछे अपीयर हो जाता है। उसे चौंकाकर कहता है, क्यों देख रही हो हमें इतनी नफरत से। लड़की, जिसके बाल नीले होते हैं, कहती है, सब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हीरो बुला रहे हैं, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए क्या कुर्बानी दी गई थी। अकीरा शॉक में कहता है, कैसी कुर्बानी। लेकिन लड़की सिर्फ कहती है, खुद पता लगाओ, और चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब डंजन के अंदर होते हैं। वहाँ मॉन्स्टर हर कोने से आ रहे होते हैं और हर स्टोन ट्रैप डोर बन जाता है। सब स्टूडेंट्स थक चुके होते हैं। अकीरा मैक्सिमम अटैकर्स को रोकता है और सरीन से कहता है, हम वापस चलें। सरीन कहता है, आज के लिए इतना काफी है, और अपना डिवाइन स्किल यूज करके सामने का रास्ता क्लियर कर देता है। गिल चिल्लाता है, सब एग्जिट की तरफ दौड़ो, लेकिन वो लोग अभी भी अंडरग्राउंड ही होते हैं और सामने और मॉन्स्टर आ जाते हैं।
तभी हमारा क्रिंज किंग सोर्ड तो याद करता है वो स्मोक बम जो प्रिंसेस ने दिया था, कहते हुए ये मॉन्स्टर को भगा देगा। वो बॉम्ब फेंकता है लेकिन उसके शॉक के लिए स्मोक से कुछ और ही निकलता है, एक मिनटॉर। गिल चिल्ला उठता है, ये इम्पॉसिबल है, मिनटॉर तो डंजन के डीपेस्ट फ्लोर पर होते हैं। अकीरा तुरंत एक्शन में आ जाता है, वो मिनटॉर के ब्लो को डॉज करता है और उसके सिर पर जंप करके डैगर से वार करता है, लेकिन उसके शॉक के लिए डैगर टुकड़ों में टूट जाता है। सोर्ड तो नीचे गिरता है, अपनी तलवार उठाने लायक भी नहीं रहता। अकीरा उससे कहता है पीछे रहो, तुम्हें तो डीमन लॉर्ड को मारना है हीरो। कमांडर सरीन आता है और सिचुएशन देखकर कहता है ये तो खतरनाक हो गया है। अकीरा कहता है अपना स्पेशल एबिलिटी यूज करो, बाकी मुझे संभालने दो। सरीन थोड़ा हेजिटेट करता है, डेंजरस है, लेकिन अकीरा की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर वो स्पेल कास्ट करता है। एक बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट मिनटोर को शॉक कर देता है। उसी वक्त अकीरा उसके पीछे पोजीशन ले लेता है और रेडी हो जाता है स्ट्राइक करने के लिए। वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और प्योर डार्कनेस से बने स्पाइक्स मिनटोर की तरफ भेज देता है, जो अब भी सरीन के लाइटनिंग शॉक में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मिनटोर जल्दी ही उस बाइंडिंग से छूटकर निकल जाता है और सीधा अकीरा को टारगेट करता है। इमेजिन करो वो नहीं जानता कि अकीरा ने पहले ही अपना स्पेल कास्ट कर दिया था। जैसे ही मिनटोर अपनी भारी एक्स घुमाता है, उसका हाथ डार्क स्पाइक से छेद दिया जाता है। अकीरा और ज्यादा स्पाइक्स भेजता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से खुद को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा, तब वो उसे नीचे वाले अंधेरे गड्ढे की तरफ खींचना शुरू कर देता है। मिनटोर अंधेरे में गिर जाता है और स्पाइक्स उसका सिर ही झड़कर ऊपर खींच निकलते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अकीरा ने कैसे इतने पावरफुल मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया, लेकिन फिर अचानक उसकी पावर कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। सब पैनिक करते हैं जब वो शैडो स्पाइक को वापस लेने की कोशिश करता है, पर लकीली सरीन आ जाता है और उसे शांत करता है। सरीन की गाइडेंस के साथ अकीरा अपनी पावर वापस पाता है और शैडो मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है। वो खुद को लकी समझता है कि वो जिंदा है। सरीन उससे कहता है कि आज उसने उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा दिखाया। जब वो डंजन से वापस आते हैं, सरीन अकीरा का धन्यवाद करता है कि उसने सबकी जान बचाई, लेकिन अकीरा को लगता है कि पूरा क्रेडिट उसका नहीं बनता। वो बोलता है कि अगर सरीन उसके साथ नहीं था तो वो मिनटोर नहीं हरा पाता, क्योंकि ट्रेनिंग में उसने शैडो मैजिक को सही से कास्ट करना भी नहीं सीखा था। सरीन कहता है कि उसने पहली बार सुना है कि कोई एक्स्ट्रा स्किल शैडो मैजिक भी एग्जिस्ट करती है, और वो मानता है कि अकीरा अभी इस स्पेल को बस थोड़े बहुत ही कंट्रोल कर पा रहा है। वो वार्न करता है कि अगली बार ध्यान से यूज करो, फिर डिसाइड करता है कि वो उसे एक समुराई स्वॉर्ड देगा, वही स्वॉर्ड जो पहले हीरो ने खुद फॉर्ज किया था। अकीरा स्वॉर्ड ले लेता है और पूछता है तुम ये स्वॉर्ड करंट हीरो को क्यों नहीं देते। सरीन हंसकर कहता है स्वॉर्ड तो के पास ऑलरेडी होली स्वॉर्ड है, और वैसे भी मैंने ये स्वॉर्ड रॉयल ट्रेजरी से चुरा लिया था। अगर मैं इस टर्म हीरो को ये दे देता तो वो तुरंत अरेस्ट हो जाता। अकीरा खुशी से स्वॉर्ड एक्सेप्ट करता है और नोटिस करता है कि हिल्ड के पास कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। पहली इंस्क्रिप्शन लिखी होती है या तो नो कमी, दूसरी में पहला हीरो ये विश करता दिखता है कि उसकी तलवार उसके सक्सेसर को मुश्किल वक्त में गाइड करे। अकीरा कहता है कि वो पहले हीरो से मिलना चाहता था। हीरो की बात निकलते ही अकीरा को सोर्टो पर लगा हुआ कर्स याद आता है और कैसे उनके एन्चेंटर ने कितनी बार ट्राई की पर कर्स ब्रेक नहीं हुआ। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और सरीन के पास भी एक थ्योरी होती है। वो कहता है कि कर्स के पीछे जो शख्स है वो एक्चुअली प्रिंसेस ही हो सकती है, जो एक डार्क मैजिकल रिचुअल के थ्रू सोर्टो को अपनी पपेट बनाना चाहती है। अकीरा बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच जाता है और उस मैजिक क्रिस्टल को तोड़ देता है जो प्रिंसेस रिचुअल के लिए यूज कर रही थी। प्रिंसेस गुस्से में चीख उठती है और पूछती है कौन है जो मेरी बेडरूम में आके घुस गया, कैसे तुम डेयर करके बिना परमिशन आए। अकीरा सीधा अपनी तलवार उस पर पॉइंट करता है और कहता है वो जो दूसरों पर कर्ज करता है वो औरत नहीं एक बिच है। वो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। प्रिंसेस कहती है सब किंग के लिए। अकीरा पूछता है फिर तुम किंग की आज्ञा क्यों मान रही हो। प्रिंसेस वही जवाब दोहराती है, पर आंखों में वो जिंदगी या रीजन से खाली नजर आती है। अकीरा को भी समझ आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है, लेकिन प्रिंसेस के पास और भी मैजिक क्रिस्टल्स हैं जिसे वो बाकी स्टूडेंट को कर्ज करने के लिए इस्तेमाल करने वाली होती है। इस बीच अकीरा वो क्रिस्टल लेकर सरीन के पास जाता है और बताता है कि वो सही था, प्रिंसेस सच में सोर्टो को कर्ज कर रही थी। सरीन कहता है ये कोई नई बात नहीं, प्रिंसेस ने अपने बुरे कामों को रास्ता अब भी नहीं छोड़ा। सरीन पूछता है क्या तू उसे फेस टू फेस मिला। अकीरा कहता है हाँ, मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन वो बातचीत में अच्छी नहीं थी। सरीन कोल्डली बोलता है प्रिंसेस अब सिर्फ किंग की पपेट है। फिर वो एडवाइस करता है कि आज रात पैलेस में मत सो। अकीरा क्यूरियस होता है क्यों। सरीन बताता है प्रिंसेस किसी को कर्ज कर सकती है लेकिन तुझे नहीं, क्योंकि तूने अपनी स्टेटस उसे रिवील नहीं की। इसका मतलब वो तुझे मारने की कोशिश करेगी, इसलिए पैलेस से दूर रहना।
अकीरा पूछता है क्या तुम मुझे इसलिए डांटोगे कि मैंने अपना चेहरा दिखाया। कमांडर थोड़ा मुस्कुरा के कहता है टीनेजर सिंपल से होते हैं, हमारी ड्यूटी है उनकी गलतियों को कवर करना। अगली सुबह अकीरा एक हंगामा सुनकर पैलेस की तरफ भागता है। वहाँ बड़ा सा क्राउड जमा होता है। वो देखता है कि सोर्टो कर्ज से फ्री हो चुका है और फिर एक खबर मिलती है जो उसके पैरों को ठंडा कर देती है, सरीन की मौत। अकीरा शॉक हो जाता है। वो भीड़ के बीच से गुजरता है और देखता है सरीन का लाश जमीन पर पड़ा है, उसके सीने में एक डैगर घुसा हुआ। अकीरा टूट जाता है। अपना इकलौता दोस्त इस दुनिया में गवा बैठा, लेकिन उसके क्लासमेट उस पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं ये सब एक्टिंग बंद करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हीरा ही किलर है। वो लोग पॉइंट करते हैं जो डैगर सरीन को मारा उसी डैगर का निशान है और वो डैगर अकीरा का था। अकीरा रिमाइंड करता है सबको कि उसकी डैगर मिनोटॉर से फाइट में टूट गई थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सब उसे शेडी और अनट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। तब से जब से वो यहाँ से आया है, अकीरा के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये सब प्रिंसेस के कर्ज का नतीजा है। और जैसे ही वो सोचता है सब उसी तरह से उसे ब्लेम करते हैं, जो प्रूव कर देता है कि कुछ तो गलत चल रहा है। सिर्फ सोर्टो ही आगे आता है और कहता है हमें इस मामले की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन किंग डिक्लेयर कर देता है कि अकीरा को एग्जीक्यूट किया जाए, उस पे आरोप लगाकर सरीन का एसेसिन होने का। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि अकीरा को पकड़ लो, पर अकीरा फिर से अपनी हाइडिंग स्किल यूज करता है और गार्ड्स की नजरों से स्लिप करके बच निकलता है। जब किंग अपने ट्रूप्स को पैलेस में उसको ढूंढने के लिए भेजता है, अकीरा गिल के पास चला जाता है। गिल बताता है एक शॉकिंग सच, एलाइट एसेसिनेशन यूनाइट ने सरीन को मारा और वो ऑर्डर सीधा किंग से आए थे। अब वो एसेसिनेशन स्क्वाड अकीरा के पीछे भी है, पर सरीन ने ये बात एंटिसिपेट कर ली थी। उसे अपने रूम में ट्रैवल सप्लाईज छोड़ दिए थे। गिल कहता है ये ले जा ये सप्लाईज और भाग। अकीरा वाइस कमांडर को धन्यवाद देता है और सरीन के कमरे की तरफ भागता है। जल्दबाजी में वो छोटा सा पाउच भूल जाता है। रात में किंग अपने कमरेड से बात करता है। सरीन ज्यादा मुश्किल नहीं था, ज्यादा आसानी से गिर गया। प्रिंसेस कहती है कि अब सब स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हीरो ब्रेनवेस्ट हो गए हैं, अब बस उनको एक बहाना चाहिए ताकि वो आसपास के किंगडम से वॉर शुरू कर दें। किंग खुश होता है और इंस्ट्रक्ट करता है एसेसिन्स को तुरंत अकीरा के पीछे भेजो, उसे जिंदा नहीं रहने देना वरना वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इस बीच अकीरा अपने आप को डंजन के अंदर छुपा रहा होता है, क्योंकि सरीन ने कभी कहा था अगर कभी कोई तुझे ढूंढने आए तो डंजन सबसे सेफ जगह है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। डंजन उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो अपने स्किल्स लेवल अप करना चाहते हैं, लेकिन लोग यहाँ आते नहीं क्योंकि ये जगह मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। सरीन ने अकीरा को वार्न किया था, तेरा प्रेजेंट काउंसिलिंग स्किल भी तुझे हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं बचा सकता, उनके सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। लेकिन उसने ये भी कहा था अगर तू काफी स्ट्रांग हो गया तो एक दिन अपनी सेंट और बॉडी टेम्परेचर तक मिटा पाएगा, इतना कि दुनिया तुझे महसूस भी नहीं कर पाएगी। सरीन के वर्ड्स को याद करते हुए अकीरा डंजन के और अंदर बढ़ता है और एनकाउंटर करता है फ्लेम हाउंड्स, जो मरने के बाद फट जाते हैं। वो याद करता है सरीन ने बताया था कि लेवल 1000 पर पहुंचते ही हर कोई एक स्पेशल स्किल पाता है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देती है। डंजन बॉसेस को हराना सबसे फास्ट एक्सपी गेन करने का रास्ता है, लेकिन ये लाइफ और डेथ फाइट होती है जहाँ से एक बार बैटल शुरू हो गया तो पीछे हटना मुमकिन नहीं। अकीरा हर हालत में स्ट्रांग बनना चाहता है। फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वो बॉस रूम में जाता है जहाँ उसका सामना होता है एक जायजेंटिक टर्मन लॉइन से। लॉइन बिना वक्त गवाए अटैक करता है। अकीरा हर स्ट्राइक डॉज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी पूंछ एक स्नेक है जो जहर उगल सकता है। वेनम लगते ही अकीरा हिल जाता है और अगले ही पल मॉन्स्टर अपने क्लॉ से उसके शरीर छेद देता है। वो समझता है जिंदा रह जाना ही काफी किस्मत वाली बात थी, लेकिन हारना अकीरा की डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से शैडो मैजिक अनलीश करता है और देखा जाता है कि काले स्पाइक्स मॉन्स्टर के शरीर को फाड़ डालते हैं, लेकिन अकीरा का कंट्रोल फिर से खत्म होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर से एक मेल वॉइस गूंजती है, मास्टर ने ज्यादा डैमेज लिया है, शैडो मैजिक फोर्सफुली एक्टिवेट हो रहा है। वो शैडो उसके पास आके हील मोड में आ चली जाती है और अपनी मैना एनर्जी से अकीरा के घाव भरने लगती है। दूसरी तरफ पैलेस में सोर्टो अपने क्लासमेट से कहता है अब हमें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं अभी नहीं, नाइट कमांडर अभी अभी मरा है। सोर्टो इंसिस्ट करता है अगर हम अभी नहीं चले तो देर हो जाएगी, पर कर्स के अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं पॉइंटलेस है। सोर्टो कहता है ठीक है तो मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग उसके साथ आने को तैयार हो जाते हैं। सोर्टो हैरान होता है, तुम लोग तो कर्स थे, फिर क्यों आ रहे हो? वो कहते हैं हम अपने कर्सेस से मुक्ति पा चुके हैं। एन्चेंटर कहती है मैं कर्स और नॉर्मल लोगों में फर्क महसूस कर सकती हूँ और मुझे यकीन है ये सब अब फ्री हैं।
तब एक लंबा स्वॉर्डमैन असाई बोलता है, शायद मेरी वजह से हुआ। मुझे याद है मैंने कुछ अजीब क्रिस्टल काट दिए थे किसी अननोन कमरे में, और एक समुराई स्वॉर्ड भी मिला था, बस याद नहीं कैसे। उस दिन के बाद कुछ स्टूडेंट कर्स से फ्री हो गए थे। पता चलता है कि गिल के स्किल सजेशन ने सब बदल दिया था। उसका स्किल किसी भी कर्स से ज्यादा पावरफुल है एक सिंगल एक्शन करवाने में। वो खुश है कि कम से कम कुछ स्टूडेंट्स बच गए, क्योंकि ये था सरीन का लास्ट ऑर्डर। अब वो बस उनके सफर के लिए गुड लक विश करता है। असाई कहता है हमें जल्दी से अकीरा के साथ मिलना होगा, क्योंकि जब हम सब कर्स थे तब सिर्फ वो ही सच जानता था। उसे याद आता है रियल वर्ल्ड में उसने अकीरा को एक रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते देखा था। अकीरा ने उसे कहा था किसी को मत बताना, खासकर मेरी छोटी बहन को। असाई ने कभी कोई बात लीक नहीं की, और बात बात में उन्हें पता चला कि उनकी दोनों बहनें बेस्ट फ्रेंड हैं। तब से दोनों के बीच एक रेस्पेक्ट पैदा हुआ। वापस दिन में अकीरा उसी याद का सपना देखकर जागता है और सोचता है कि असाई सेफ होगा। उसे लगता है कि उसका शरीर एक्सपेक्टेड से ज्यादा ठीक महसूस कर रहा है। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो शॉक हो जाता है। उसके स्टेट्स बढ़ गए हैं, एचपी फुल हो गया है और शैडो मैजिक स्किल भी लेवल अप कर गया। वो समझ नहीं पाता ये सब कैसे हुआ, पर सोचने का वक्त नहीं है। अकीरा डंजन के और गहराई में चला जाता है। जल्दी वो 75th फ्लोर तक पहुंच जाता है और उस पर एक स्लिम मॉन्स्टर अटैक करता है। वो हैरान होता है स्लाइम इतने नीचे फ्लोर्स पे। वो उसे काट देता है और स्लाइम के अंदर से एक खूबसूरत एल्फ लड़की गिर पड़ती है। अकीरा कंफ्यूज होता है ये क्या हो रहा है। वो अपनी स्किल वर्ल्ड आई यूज करता है जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं की थी। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है उसके सामने बहुत ही हॉरिफाइंग चीजें दिखाई देती हैं, इतनी कि उसका मन उछलने लगता है। वो तुरंत स्किल कैंसिल कर देता है वरना दिमाग ओवरलोड हो जाता। तभी एल्फ लड़की एमिलिया होश में आती है। अकीरा पूछता है तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अकीरा उस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसने पहले ही उसका स्टेटस देख लिया था। एचपी सिर्फ 2% था और उसे ये भी पता चल गया था कि एमिलिया के पास वर्ल्ड आई स्किल है और उसने ये यूज उस पर कर लिया था। एमिलिया उसे नाम से बुलाती है, अकीरा ये जगह क्या है? अकीरा कहता है ये डंजन है, मैं यहाँ अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ। फिर थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है दूसरों के स्टेटस पे झांकना अच्छा आदत नहीं है। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एमिलिया उसकी बाहों में गिर जाती है। अकीरा महसूस करता है कि उसे बुखार है तो वो उसे 69 फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पानी मिलता है। एमिलिया घबरा के उठती है, लेकिन अकीरा कहता है पानी पी लो, डिहाइड्रेटेड मत हो। फिर उसे पॉरेज देता है। एमिलिया पूछती है तुम मुझे 75th फ्लोर से उठा के 69 फ्लोर तक क्यों लाए? अकीरा कामली कहता है ये सबसे पास का फ्लोर था जहाँ पानी का सोर्स मिलता है। वो कहता है अब रेस्ट करो। एमिलिया धन्यवाद करती है और रिवील करती है कि वो एक प्रिंसेस है। अकीरा बस शोल्डर उठा के कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़े वक्त बाद एमिलिया बिल्कुल ठीक हो जाती है और अकीरा के साथ उसके डंजन जर्नी पर निकल पड़ती है। वो अपनी ग्रेविटी मैजिक से बैटर में हेल्प करती है, लेकिन अकीरा थोड़ा इरिटेट होता है क्योंकि वो उसे डेंजर में नहीं देखना चाहता। एमिलिया कहती है मैं भी इसी रास्ते पर जा रही हूँ और मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। अकीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो उसे साथ ले जाता है। जब दोनों 80 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, बॉस रूम में उनका सामना होता है एक टेरिफाइंग ड्रैगन से। ड्रैगन तुरंत अपनी ब्लू फ्लेम्स उन पर उड़ाता है। दोनों मुश्किल से बचते हैं। अकीरा अपनी प्रेजेंस हाइड करता है और एमिलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे दबाती है ताकि अकीरा अटैक कर सके, लेकिन ड्रैगन उसका स्पेल डिटेक्ट कर लेता है और उसे दूर फेंक देता है। एमिलिया चिल्लाती है अकीरा ये ड्रैगन तेरा मैना सेंस कर रहा है, अपना मैना सराउंडिंग मैना के साथ ब्लेंड कर। अकीरा ने अब तक ये टेक्निक सीखी नहीं थी तो वो वही करता है जो हमेशा करता है, सीधा सामने से लड़ता है। वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और एक डार्क स्पाइक ड्रैगन की तरफ भेजता है। उसके चेहरे को छेद करके उसे डिसबैलेंस कर देता है। उसी मौके का फायदा उठा के अकीरा अपनी स्वॉर्ड उसकी आंख में घुसा देता है। ड्रैगन चीखता हुआ और नीचे गिरता है। एमिलिया इसके रेकलेस फाइटिंग स्टाइल से हैरान रह जाती है और जैसे ही वो उससे उसकी पावर्स के बारे में पूछने वाली होती है, ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है और दोनों चौंक जाते हैं। अब क्या होने वाला है? ड्रैगन अचानक एक जायंट ब्लू कैट में बदल जाता है। ना अकीरा समझ पाता है ना एमिलिया ये क्या हो गया। एमिलिया तुरंत अपनी वर्ल्ड आई स्किल यूज करती है और उसे सच का पता चल जाता है ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये एक शेप शिफ्टर है। अब सब कुछ समझ आता है क्योंकि अगर ये रियल ड्रैगन होता तो इतनी आसानी से नहीं गिरता। अकीरा इम्प्रेस होता है एमिलिया के स्किल यूज करने के स्टाइल से और पूछता है तुम इतनी आसानी से वर्ल्ड आई कैसे यूज करती हो? एमिलिया मुस्कुराती है और कहती है तुम खुद क्यों नहीं करते? तब अकीरा याद करता है लास्ट टाइम जब उसने ट्राई किया था उसका ब्रेन ऑलमोस्ट स्प्लिट हो गया था। उसे लगता है कि उसका लेवल अभी भी काफी लो है, लेकिन एमिलिया कहती है नहीं तुम स्किल को रिजेक्ट कर रहे हो इसलिए यूज नहीं कर पा रही। तभी वो ब्लैक कैट होश में आता है और बोलता है
सीरियसली मुझे एक इंसान और एक एल्फ ने हरा दिया, वो भी जब मैं सिर्फ मजे लेने के लिए ड्रैगन बना था। अकीरा शॉक हो जाता है। एक बोलता हुआ मॉन्स्टर। कैट गुस्सा हो जाता है। मुझे बाकी लो लेवल मॉन्स्टर से कंपेयर मत करो, मैं डीमन लॉर्ड का बनाया हुआ सुपीरियर बीइंग हूँ। अकीरा काल्म रहता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट डेट के बाद तो तू लड़ ही नहीं पाएगा। ब्लैक कैट हंसता है और कहता है मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने से पहले मेरे पास एक मैसेज है। उसके शरीर से एक मेनेसिंग ऑरा निकलती है और वो कहता है डीमन लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है अपने कासल में, जो डीमन कॉन्टिनेंट वोल्केनो के बीच में है। अकीरा तुरंत शेक करता है। डीमन लॉर्ड मुझे जानता कैसा है, मुझसे मिलना क्यों चाहता है? कैट कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हमारे समझ से परे है। फिर वो जमीन पर लेट जाता है। अब मुझे मार दो, लेकिन अकीरा मना कर देता है। कैट इरिटेट हो जाता है। हीरो बनने की एक्टिंग मत करो, इंसान हमेशा डीमंस को अपना दुश्मन समझते हैं। अकीरा का जवाब सिंपल है, मेरे लिए असली दुश्मन डीमन लॉर्ड नहीं, किंग है। एमिलिया कहती है लेकिन बॉस रूम का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक बॉस नहीं मर पाएगा। कैट भी कहता है तो क्या यहाँ भूख से मरने का प्लान है? फिर वो पूछता है तुम मुझे मारना क्यों नहीं चाहते? अकीरा कहता है सिंपल, मैं एक कैट पर्सन हूँ और जब ये कैट मुझसे बात कर सकती है तो शायद कोई और रास्ता भी हो। एमिलिया याद करती है हाँ, एक और वे है, अगर अकीरा इस कैट से पैक्ट बना ले, उसे अपना फैमिलियर बना ले, तो वो बॉस मॉन्स्टर नहीं रहेगा और डोर खुल जाएगा। कैट हंस पड़ता है, तुम्हारे जैसे बिगनर मैना कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एमिलिया कहती है गलत हो तुम, अकीरा ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुका है, उसने अपनी मैना को बॉडी से डिटैच किया था, कुछ ऐसा सिर्फ फर्स्ट हीरो ने किया था। एमिलिया कॉन्फिडेंट है लेकिन श्योर नहीं कि रिचुअल सक्सेसफुल होगा। अकीरा पूछता है और अगर फेल हो गया तो? कैट सीरियस टोन में कहता है फिर हम दोनों मर सकते हैं। अकीरा बिना डरे कहता है मैं रिस्क लूंगा। कैट हैरान है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अकीरा कहता है क्योंकि मुझे लगता है तुम मरना नहीं चाहते। कैट छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है चलो फिर ट्राई कर लो। एमिलिया बताती है रिचुअल का फर्स्ट स्टेप है कैट को एक नया नाम देना। अकीरा कहता है तुम्हारा नाम होगा नाइट, क्योंकि तुम्हारा फर रात के आसमान जैसा है। फिर वो मैना ट्रांसफर करना शुरू करता है। जब मैना फ्लो होती है अकीरा एकदम से एक और वर्ल्ड में पहुंच जाता है, एक बर्निंग सिटी, और वहां वो नाइट को देखता है एक डरावना मॉन्स्टर बनकर लोगों को मारते हुए। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाइट उस पर अटैक करता है। उसके अटैक से अकीरा की रियल बॉडी भी डैमेज लेती है। आखिर वो डिसाइड करता है फाइट करनी ही पड़ेगी। वो नाइट के पास जाता है लेकिन अटैक नहीं करता, बल्कि उसके क्लॉज को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे पता है तुम भी मरना नहीं चाहते। नाइट चीखता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अकीरा कहता है मुझे पता है, लेकिन अब तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट से अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। उसके शब्द सुनते ही नाइट के अंदर कुछ बदल जाता है। ड्रीम वर्ल्ड डिसॉल्व होने लगता है और नाइट नॉर्मल साइज की कैट बन जाता है, अकीरा के बाहों में सुकून से सोया हुआ। ड्रीम वर्ल्ड में सूरज उगता है, एक सिंबल ऑफ पीस। अकीरा होश में आता है और देखते ही कहता है पेट काम कर गया। उसके हाथ पर एक गोल्डन मार्क चमक रहा है और नाइट के फोरहेड पर भी वो मार्क उभर आता है। एमिलिया कहती है ये पैक्ट सक्सेसफुल होने का साइन है, अब तुम दोनों के सोल लिंक्ड हैं। नाइट उठता है और कहता है अब देखते हैं अकीरा तुम कितना आगे जाते हो। वो अकीरा को मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करता है और एमिलिया को भी रेस्पेक्ट देता है। मास्टर की कंपेनियन होने के नाते तुम्हें भी मेरा सलाम। तभी एक मैजिक सर्कल फ्लोर पर चमक उठता है। बॉस डिफीट हो गया, लेकिन अकीरा अब भी सोच में डूबा है। वो नाइट की तरफ देखता है और कहता है अगला फ्लोर चलते हैं, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए। नाइट कहता है दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक हम उसे यूज नहीं करते, सो कोई जल्दी नहीं है। वो थोड़ा टाइम लेना चाहता है ताकि अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। एमिलिया सजेस्ट करती है तब तक हम एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जाने। नाइट बिना सोचे तुरंत एग्री कर लेता है और अकीरा शॉक हो जाता है, इतना फास्ट मूड चेंज। दूसरी तरफ सोर्टो और उसकी पार्टी पहुंचती है उस देश में जिसे एक अर्थ से बुलाए गए हीरो ने बनाया था, और उन्हें देखकर हैरानी होती है। पूरा देश बिल्कुल हिस्टोरिक जापान जैसा लगता है। सब कुछ इतना फैमिलियर था कि सबने थोड़ा रिलैक्स कर लिया और फ्यूचर प्लान डिस्कस करने लगे। सोर्टो कहता है सबसे पहले हमें अपने फंड्स का कुछ करना होगा, सिर्फ 1 महीना बचा है बिफोर हम टोटली ब्रोक हो जाएंगे। एक बंदा कहता है एडवेंचर बन जाते हैं, बेस्ट जॉब है हमारे लिए। सोर्टो एग्री करता है, फिर कहता है अगला काम इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस वर्ल्ड के बारे में सब जानता हो, और कुछ यूजफुल बुक्स भी। एक लड़का हल्की सी आस भरी सांस लेता है, काश कोई ऐसी बुक मिल जाए जो बताए घर वापस कैसे जाएं। लेकिन सोर्टो सीरियस टोन में कहता है डीमन लॉर्ड को हराना ही हमारा बेस्ट चांस है अर्थ लौटने का। किंग और प्रिंसेस ही शायद जानते हैं कैसे भेजना है, और उनका ट्रस्ट जीतने का एक ही तरीका है
डीमन लॉर्ड को हरा देना। और सोर्ड तो डिक्लेयर करता है जब फंड्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएं हम डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ेंगे। लेकिन असाई डिसएग्री करता है, पहले हमें अकीरा को ढूंढना चाहिए। वो कहता है मुझे लगता है उसकी पावर हम सबसे ज्यादा बढ़ रही है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग असाई से एग्री करते हैं पर कुछ अब भी उसे कमांडर सरीन का मर्डरर समझते हैं। छोटी सी बहस शुरू होती है लेकिन गर्ल्स इंटरवीन करती हैं और कहती हैं सोर्ड तो तुम लीडर हो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। सोर्ड तो फाइनली कहता है मुझे भी लगता है अकीरा हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, पर प्रॉब्लम यह है वो टीम वर्क पसंद नहीं करता। बचपन से मेरे क्लास में था लेकिन आज तक मुझे पहचानता भी नहीं। सब शौक हो जाते हैं। असाई भी एग्री करता है हाँ अकीरा एक लोन वुल्फ है। फिर सोर्ड तो कहता है लेजेंड्स के मुताबिक सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को हरा सकती है, तो पहले हमें खुद इतना स्ट्रांग बनना होगा और जब अकीरा हमसे मिलने लायक समझेगा तब हम मिलेंगे। इधर एमिली अकीरा और नाइट के साथ बैठी अपने पास शेयर करती है। उसकी आवाज में उदासी है। वो कहती है मुझे मेरी खुद की बहन ने देश से निकाल दिया, उसके लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़ गए। मैं एक क्लिफ के पास गिरी थी और अपनी ग्रेविटी मैजिक से नदी में जम कर गई। वो बच गई लेकिन जख्मी थी। तब एक ब्लैक स्लाइम ने उस पर अटैक कर लिया और उसे निगल लिया और जब होश आया वो डंजन में थी जहाँ अकीरा ने उसे बचाया था। अकीरा को उसकी स्टोरी सुन के दुख होता है पर नाइट तुरंत लॉजिक लगाता है स्लाइम्स लोगों को नहीं खाते और अगर खा भी लिया होता तो तुम पिघल चुकी होती। एमिलिया कंफ्यूज होती है लेकिन कहती है जो भी हो उस स्लाइम का शुक्रिया, उसने मुझे अकीरा तक लाया। अकीरा सॉफ्टली कहता है तुम्हें वापस जाके अपनी बहन से बात करनी चाहिए। एमिलिया नजर झुका लेती है, मैं उसे कभी फेस नहीं कर सकती। अकीरा कहता है फैमिली के बीच सब ठीक हो जाता है, मेरी भी एक बहन है, अनोइंग जरूर है पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर एमिलिया पूछती है क्या तुम वापस अपनी दुनिया में जाके उससे मिलना चाहते हो। अकीरा कहता है हाँ लेकिन उससे पहले मुझे एक काम पूरा करना है। उसके आंखों में गुस्सा भर जाता है। कमांडर सरीन जिन्होंने मुझे यहाँ सरवाइव करना सिखाया उन्हें किंग और प्रिंसेस से मरवा दिया, मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। उसकी किलिंग इंटेंट से एमिलिया और नाइट दोनों कांप उठते हैं। एमिलिया चीखती है अकीरा संभालो खुद को। अकीरा होश में आता है लेकिन एटमॉस्फेयर अब भी टेंस है। टेंशन तोड़ने के लिए अकीरा अपना ग्लव उतारता है और बिल्कुल घर के स्ट्रे कैट्स की तरह नाइट उस ग्लव के पीछे भागता है। एमिलिया हंसने लगती है और कहती है मैं भी ट्राई करूंगी। थोड़ी देर में दोनों नाइट के सॉफ्ट फर से खेल रहे होते हैं और डंजन का माहौल एकदम लाइट हो जाता है। नाइट कहता है थोड़ा सीरियस हो जाओ, हमारे सोल्स लिंक्ड हैं, अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। अकीरा कहता है मुझे पता है पर ऑनेस्टली मैं खुश हूँ कि मेरा फैमिलियर एक कैट है। एमिलिया हल्की हंसी के साथ कहती है लगती हो तुम, मुझे भी कैट पसंद है। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद तीनों डंजन से निकलने का डिसाइड करते हैं। अकीरा पूछता है नाइट ये टेलीपोर्टेशन सर्कल हमें कहाँ ले जाएगा। नाइट कहता है मुझे क्या पता, सिर्फ कुछ डीमंस ही मैजिक सर्कल बनाना जानते हैं। अकीरा कहता है फिर मुझे उन्हें ढूंढना होगा और अपने लिए काम करवाना होगा। तब एमिलिया एक कहानी याद करती है। कहते हैं पेल ब्लू मैजिक सर्कल इंसान को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसका दिल चाहता है और अगर एक से ज्यादा लोग एंटर करें तो ये सिर्फ एक के विश पर रिएक्ट करता है। अकीरा कहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एमिलिया सॉफ्टली कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ रहूंगी। अकीरा कुछ सोचता है लेकिन उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो मैजिक सर्कल में एक कदम रखता है। एक पल के लिए सोचता है क्या ये मुझे मेरे परिवार तक ले जाएगा, लेकिन तुरंत वो थॉट मिटा देता है। किंग और प्रिंसेस को मारना सबसे पहला है। जैसे ही वो तीनों सर्कल में एंटर करते हैं एक तेज लाइट उन्हें घेर लेती है और अगला मोमेंट वो एक डेंस फॉरेस्ट में खड़े होते हैं। दूर से एक जायंटिक ट्री दिख रहा है। एमिलिया शॉक में बोलती है नहीं ये तो नाइट कहता है वर्ल्ड ट्री, हम एल्फ्स के फॉरेस्ट में हैं। अकीरा खुश है, परफेक्ट जगह मिली, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। एक एल्फ छुपकर ट्री से एरो छोड़ता है। अकीरा तुरंत एमिलिया को हटा देता है और उस आर्कर के पास दौड़कर उसे नीचे गिरा देता है। एमिलिया कहती है लाइम ये तो मेरा जाना पहचाना है। लाइम कहता है मैं लाइट देखने आया था लेकिन यहाँ तो ट्रेटर मिल गया। एमिलिया भाग जाओ अगर जिंदा रहना चाहती हो। अकीरा उसे नॉकआउट कर देता है लेकिन जब तक वो करता आसपास डजन्स ऑफ एल्फ्स उन्हें घेर चुके होते हैं और फिर एक औरत सामने आती है। क्लीसा कहती है तुमने वापस आके अपनी मौत खुद लिख दी एमिलिया।